Hey user family, welcome to my channel. Today we start a topic that is making of the Indian Constitution. Before that, I have to share some feelings of my with you. That is कि हम जब पहले वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, when you saw my previous videos, हमारे पास सस्ता सेटअप था ट्राईपॉड वाला जो हमने जुगाड़ करके बनाया था, विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड आई थॉट. तो उससे हमने वो बनाया था. देन हर किसी की लाइफ में एक हीरो होता है एंड दैट इन माई लाइफ दैट हीरो इज़ माई पिताश्री. उन्हें देखा कि इतना ज़्यादा सस्ता सेटअप है तो ही स्टार्ट टेलिंग मी कि लेट मी बाय अ ट्राइपॉड फॉर यू एंड आई एम लाइक कि नहीं नहीं रहने देते हैं, क्या ही करना है, कभी कभार वीडियोस बनती है एंड ऑल बट ही कांट लिसन मी एंड और आज हमारे पास एक बकायदा ट्राइपॉड आ चुका है जिससे वीडियो शूट हो रही है, इसलिए इतना स्टेबल वो रखा, मतलब इसलिए इतना स्टेबल इसका वो हो रहा है, स्टेबल है, मतलब बेसिकली फ़ोन हिल नहीं रहा है. और टाइम क्या होता था हमारी वीडियोस में ज़्यादातर फ़ोन हमारा हिल रहा होता था, वो एक अलग ही अर्थक्वेक उसको फील हो रहा था. सो थैंक्स फॉर फादर, थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, फॉर गिविंग दिस. और इस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग समथिंग एल्स एंड आल्सो समथिंग डिफरेंट थिंग्स एंड I might also thinking कि let me start a vlogging. So if you want let you to comment in comment box. देखते हैं आगे क्या होता है. चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. So our chapter is the making of the Indian Constitution. In the previous chapter we discussed how acts passed by the colonial government influenced the polity in our country. So हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें वो चैप्टर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, जिसमें हमने काफ़ी सारे चार्टर एक्ट्स जो लाए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा वो पढ़े और उससे उन एक्ट्स ने हमारी जो पॉलिसी है, जो पॉलिटी है इंडिया की, वो काफ़ी ज़्यादा शेप करी. ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था दैट वाज द GOI एक्ट ऑफ 1935 एज इम्पैक्ट. और उस एक्ट ने अगर जब आप वो देखोगे कॉन्स्टिट्यूशंस के साइलेंट फीचर्स देखोगे तो उसमें एक सोर्स हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है. उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को. Although British enacted shaped the political discourse in our country, Indian opinion was neglected constantly. तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो अपनी तरह से शेप कर रहे थे हमारे इंडिया को, और जो हमारी नीड्स हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट, द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर नीड्स, देयर डिमांड, वो सब चीज़ को क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे. इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स डिज़ायर टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय इंडियंस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इसीलिए क्या था, ये हमारी एक डिमांड हो गई थी कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का है तो हम ही बनाएंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत बेसिकली है ही नहीं. सो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डिमांड कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए. द फर्स्ट डिफाइंड रेफरेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शो नॉट अंडर दोज वर्ड्स और अंडर द पर्टिकुलर नेम कैन बी फाउंड इन अ स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी मेड सो फार बैक एज 1922. सो जो फर्स्ट डिफाइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मतलब एक रेफरेंस जो था उसमें किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं था. ठीक है, इट वॉज फाउंड इन स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी मेड सो फार बैक इन एज 1922. महात्मा गांधी जी ने उस टाइम क्या लिखा था कि स्वराज विल नॉट बी अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जो स्वराज है यानी कि जो इंडिपेंडेंस है वो हमें खैरात में नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने हमें दे दी इसलिए हमारे पास है. नहीं, ये हमारा हक है, हम इसके लिए खुद लड़ेंगे और ये किसी एक का नहीं है, ये पूरे इंडिया का हक है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों का हक है. काफ़ी मोटिवेशन स्पीच दी मैंने. ओके, इट विल बी डिक्लेयर ऑफ इंडियाज़ फुल सेल्फ एक्सप्रेशन. इट इज़ क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है.
एक्सप्रेस थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हमने एक्सप्रेस किया किसके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। द ब्रिटिश पार्लियामेंट व्हेन द सेटलमेंट्स कम्स विल रेक्टिफाई द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एज एक्सप्रेस थ्रू द फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ब्रिटिशर्स की जो मुसीबत थी वो ज़्यादा गहरी होती चली गई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, सेटलमेंट करने के लिए जो एक्ट्स वगैरह ला रहे थे वो कहीं ना कहीं फेवर में ला रहे थे इंडिया के, और मतलब इंडिया के लोगों की विशेस के ऊपर ला रहे थे, जो उनकी इच्छाएं थी उसके ऊपर वो ला रहे थे, और उनने कहा था कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्रीली चूज़ कर सकते हो। 1934 में स्वराज पार्टी बनती है, जिसका क्या काम था, दिस फॉर्मुलेटेड अ स्कीम विच इज़ फॉलोइंग, उसने मतलब एक स्कीम बनाई थी, वो स्कीम क्या थी, द कॉन्फ्रेंस क्लेम फॉर इंडिया द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन and the only method of applying the principle of convene a constituent assembly representative of all section of Indian people to frame an acceptable constitution। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें इंडिया के हर वर्ग के लोग होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो सब साथ मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि हमारे लिए सूटेबल होगा, और ज़्यादा नहीं तो मतलब हर किसी की कुछ ना कोई डिमांड वो पूरा कर रहा होगा, क्योंकि सबकी सब डिमांड पूरी नहीं की जा सकती ना, तो एटलीस्ट इतना हो कि सब राज़ी हो जाएं। The policy embodied in this resolution was approved by the All India Congress Committee। और जो वो बात बोल रहे थे वो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, मान गई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि मिलती है पटना में कब, मई 1934 को। It was thus that the scheme of a constituent assembly for framing the Indian constitution was officially adopted by the Indian National Congress। तो इसके अभी तक ऐसी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है, स्वराज पार्टी में जब ये मिले थे कॉन्फ्रेंस हुई थी नहीं, बट अब जब 1934 के बाद क्या होता है कि ये जो डिमांड होती है इस स्वराज पार्टी फॉर्मुलेटेड स्कीम में, ये सब राज़ी हो जाते हैं इस पर, तो वो क्या करते हैं फिर, अब क्या होता है जो INC होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ऑफिशियली डिमांड करने लग जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की। द अबव रेजोल्यूशन वॉज कन्फाइंड एट द सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड एट फैजपुर इन दिसंबर 1936। तो क्या होता है 1936 में एक कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें जो ऊपर रेजोल्यूशन होता है इसको क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कन्फर्मिंग रेजोल्यूशन डिक्लेयर दैट, और उस जो हमने एक्सेप्ट किया है वो क्या कहता है कि द कांग्रेस स्टैंड फॉर अ जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी कि जो कांग्रेस है वो जेन्युइन यानी कि सच्ची की डेमोक्रेटिक स्टेट चाहती है इंडिया के अंदर, वेयर पॉलिटिकल पावर वाज ट्रांसफर टू द पीपल, जहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के पास हो, और जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो, यानी कि जो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल वो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में हो, क्योंकि जब देखा है कि ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था कंपनी का, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया था। तो अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल लोगों के हाथ में होगा या फिर इफेक्टिव कंट्रोल होगा तो क्या होगा कि जब चाहे लोग उस गवर्नमेंट को हटा सकेंगे और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। Such a state can only come into existence through a constituent assembly having the power to determine finally the constitution of the country। और ये पावर तब आएगी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, पावर देगी किसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिटरमाइन फाइनल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी कि सच अ स्टेट कैन ओनली, ऐसा स्टेट तभी आ सकता है एग्जिस्टेंस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करे, पावर डिटरमाइन कर दे कॉन्स्टिट्यूशन की अपने कंट्री में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अब हर किसी की पावर डिटरमाइन है, डिफाइंड है कि इसके पास ये पावर है, उसके पास वो पावर है, देयर इज़ नथिंग सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई हमारी यू कांट कम अंडर आर जुरिडिक्शन एंड ऑल, ठीक है। देखो रिमेंबर दिस में क्या लिखा है, एम.एन. रॉय अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया केम अप द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। जो एम.एन. रॉय थे उन्हें 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया के साथ वो आई थी, मतलब पहली डिमांड उन्होंने की थी।
पर जो ऑफिशियल डिमांड हुई थी वो आईएनसी के द्वारा ही हुई थी। अब आता है अगस्त ऑफर, जो कि आता है 1940 में। In early 1940, Lord Litingo, the and then Viceroy of India responded to this demand through the August offer। तो जो ये डिमांड रखी जा रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ये डिमांड वॉइसरॉय एक्सेप्ट कर लेते हैं। वॉइसरॉय के आगे रखी जाती है 1940 में। उस टाइम पे कौन थे वॉइसरॉय? लिथिंगो। अब वो इस डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि जवाब देते हैं अगस्त ऑफर के थ्रू। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वॉर काउंसिल, क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं वो वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। और इंडियंस जो होते हैं उनको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि शासन में उनको इन्वॉल्व करते हैं कि भैया उनकी मतलब जो मात्रा होती है वो बढ़ाई दी जाती है। रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ इंडियाज टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। और वो ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। द ऑफ़र जो होता है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रिजेक्ट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा प्लस मुस्लिम लीग के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे ही वादा किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी, बट तब भी नहीं बना था। तो इसलिए इस बार कांग्रेस ने बोला था तुम निकलो यहाँ से, सबसे पहले तुम ही निकलो। झूठा ऐसा तो नहीं बोला होगा, बट हाँ ये जो ऑफ़र था अगस्त ऑफ़र, इसको काफ़ी भारी मात्रा में क्या किया था, रिजेक्ट किया गया था। मेरे कैमरे का एंगल ही नहीं मिल रहा, कहाँ रखूँगा? चलो यहाँ से, आई होप सो दिख रहा होगा। फिर आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या होता है, इसको सबसे पहले जो हेड करते हैं उनका नाम ही होता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इस वजह से इसका नाम होता है क्रिप्स मिशन, जो कि आता है मार्च 1942 में। इसमें क्या होता है, ये लाते हैं एक ड्राफ्टिंग प्रपोज़ल का कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, या फिर ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जब वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हो जाएगी। इसको भी किसने रिजेक्ट किया? दोनों ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते हैं। द मेन कंटीजेंस ऑफ द कांग्रेस, और वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो अब डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाह रहे होते, वो चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नॉमिनीज होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होने चाहिए। राइट टू प्रोविज़न टू सीकेट एज दिस वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल, हाँ जो राइट टू सीकेट, यानी कि स्टेट अगर चाहे तो वो इंडिया से अलग हो सकता है, तो ये भी वो नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर आता तो ऐसे तो जो यूनिटी है, नेशनल यूनिटी, वो तो सिद्ध ही नहीं होती है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसमें क्या था कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट के, वो इलेक्टेड चाहते थे, नॉमिनेटेड नहीं चाहते थे। Absence of any plan for intermediate transfer of power and absence of real share in defense, the Governor General supremacy has been retained, and demand of Governor General being only the constitutional had not been accepted। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, जो पावर थी उसको बांटने की बात की गई थी, यानी कि बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, और जो सुप्रीमेसी है गवर्नर जनरल की उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। फिर आती है मुस्लिम लीग क्या चाहती है, तो ये जो था ये था कांग्रेस का। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती है ये हम देखते हैं। अरे 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 एक मिनट गाइस, थोड़ा फोकस करने दो कैमरे को। यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है। मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन, यानी कि मुस्लिम लीग तो वैसे ही अलग देश चाहती है, तो वो ये आइडिया को रिजेक्ट कर दे रही है कि इंडिया का केवल एक ही यूनियन हो। डिड नॉट लाइक द मशीनरी फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जो मशीनरी यूज़ की जा रही है, मशीनरी यानी कि मशीन नहीं, पर जो प्रोविज़न यूज़ किए जा रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। थ्रू दैट द प्रपोजल डिनाइड मुस्लिम द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा अलग से एक देश बने, हम अलग से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए और उस देश का नाम हो पाकिस्तान। ठीक है, तो ये था क्रिप्स मिशन। बेसिकली ये चाह रहे थे कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, बट बनाएंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के वो नॉमिनी होंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे, राइट टू सीकेट स्टेट के पास होगा और जो गवर्नर जनरल की सुपरमेसी है वो बनी रहेगी। बट ये सारी डिमांड हमारे जो कौन से वो होते हैं कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं वो मना कर देते हैं। मुस्लिम लीग भी क्रिटिसाइज़ करती है क्योंकि वो एक यूनियन चाहती नहीं थी इंडिया वाला, वो चाहती थी दो पार्ट में बंट जाए, इंडिया और पाकिस्तान हो जाए। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जा रहा था वो भी उनको पसंद नहीं आता है। अब आता है कैबिनेट मिशन। ये सारे मिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि ये सारे मिशंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन क्या होता है? 1946 में कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू द इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव टू डिस्कस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। अब ये जो मिशन आता है वो इसलिए आता है कि जो ब्रिटिश पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए इंडियंस के हाथ में। It held discussion with representatives of British India and those of Indian state to set up a constituent body। तो ये जो डिस्कशन होता है ये ब्रिटिश इंडिया जो होते हैं, मतलब ब्रिटिश जो इंडिया में होते हैं उनके बीच में होता है और इंडियन स्टेट जो कि रिकमेंड इट हेल्ड डिस्कशन विद जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ब्रिटिश इंडिया के और उनके बीच में होता है जो कि इंडियन स्टेट्स टू सेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। ठीक है, यानी कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में और जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में बेसिकली डिस्कशन होता है। ये क्या करते हैं? पुट फोर्थ यानी कि आगे रखते हैं स्कीम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रजामंदी मिल गई है। फिर क्या होता है? द स्कीम वाज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ये दोनों लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हमारी बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब उसमें कैसे कैसे क्या क्या बनती है ये हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 में ये बनती है। इसका जो प्राइमरी टास्क होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इंडिया का, और जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ है उनसे लेके इंडियन लीडरशिप के अंदर, और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मिले हर एक सोसाइटी को, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। और द असेंबली हैड मेंबर्स फ्रॉम, जो असेंबली है उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं और वेरियस प्रिंसली स्टेट हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर इनके मेंबर्स हों। अब जो है ऐसे मार्क कर लेना चाहिए ताकि अगली बार हमें इसी पे ही ध्यान जाए और हमें चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, इतना हो गया बस। कंपोजिशन देखते हैं। देयर वर टोटल जो जितने मेंबर्स थे वो थे 389। जो टोटल मेंबर्स हैं वो 389 हैं। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि इस टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए हैं, एक ही हैं। जिसमें जो 296 हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन से, और 93 जो है वो हैं प्रिंसली स्टेट से, और जो 4 हैं वो है चीफ कमिश्नर प्रोविजन से। अब क्या होता है? इसमें होती है एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे एलोकेटेड की जाती है? जो एवरी प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट was to be allotted seat in provisions to their respective population, यानी कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है प्रोविजंस में प्रिंसली स्टेट में उस हिसाब से सीट अलॉटेड की जाती है, जिसका रफली एस्टिमेट किया जाता है कि हर 10,000 लोगों पे एक सीट होती है। देयर इज़ वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव है हर 10,000 लोगों के ऊपर।
और जो ब्रिटिश प्रोविजंस होते हैं उसमें सीट अलॉटेड होती है मुस्लिम, सिख्स और जनरल्स के बीच में इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी कि हर 10,000 में से एक बंदा मुस्लिम निकल के आएगा, एक सिख, एक जनरल, फिर और बाकी के में से और 10,000 में से वैसा करके निकल के आएंगे। मोड ऑफ द इलेक्शन क्या होता है? द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इधर कोई डायरेक्ट इलेक्शन होता है नहीं। इंस्टीड एक पार्शियल इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप होता है एंड पार्शियल नॉमिनेटेड होती है। मेंबर्स जो होते हैं प्रोविजंस के वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होके आ रहे हैं? प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से। इसको कैसे किया जाता है? बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। In case of princely state, the representative were to be nominated by the head of a princely state, यानी कि अभी तक princely state जो थी उनको nomination power थी, यानी कि वो जिसको चाहें उस इंसान को भेज सकते हैं क्या करने के लिए? अपने state को represent करने के लिए। अब आते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इनिशियली जो प्रिंसली स्टेट थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना था, बट बाद में जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हटता है तो उनके पास पूरी फ्रीडम होती है वो कौन सी जगह को ज्वाइन करे। वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, दे माइट बी ज्वाइन पाकिस्तान एज वेल। रिप्रेजेंटेशन कैसा था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें हर एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थी। एट द टाइम महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे। उसमें वेरियस जो सेक्शन थी उन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। हिंदू, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC ST वुमेन, सबका रिजर्वेशन उसमें था। इलेक्शन जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुए थे 296 सीट जो कि अलॉटेड थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविजंस को। इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त में 1946 में, जिसमें INC के पास आ जाती है 208 सीट्स, मुस्लिम के पास आती है 73 सीट्स एंड स्मॉल ग्रुप जो थे उनके पास आ जाती है 15 सीट। ठीक है। अब जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये क्या करते हैं? फर्स्ट मीटिंग हेल्ड करते हैं जो कि होती है 9 दिसंबर की। ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड नाउ पॉपुलरली रिफर टू द सेंट्रल हॉल। ठीक है। ये इतना ज़्यादा मुस्लिम जो थे वो इस मीटिंग में नहीं आए थे, उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया था? बॉयकॉट कर दिया था और वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट की जो कि पाकिस्तान हो। इस मीटिंग को अटेंड करने वाले 2 से 11 लोग थे, जिसमें एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है या फिर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको वो बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट थे और फ्रांस में ऐसा चलता है कि जो काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट होते हैं वही हेड होता है। फिर मेंबर्स पास करते हैं रेजोल्यूशन जो कि 10 दिसंबर को फॉर द परमानेंट चेयरमैन, और उस टाइम पे जो परमानेंट चेयर बनते हैं 11 दिसंबर को वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, एक्स परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस टाइम पे 2 वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जो एक होते हैं SC मुखर्जी और दूसरे होते हैं वी कृष्णामाचारी। फर्दर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रिंसली स्टेट के हु इनिशियली जो पार्टिसिपेट नहीं करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी धीरे धीरे क्या करने ज्वाइन करने लग जाते हैं। ओनली जो 6 स्टेट होते हैं वह रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्दर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु इनिशियली डिड नॉट, वो भी अब क्या होने लगे थे? ज्वाइन होने लग गए थे। ओनली जो 6 स्टेट थे वह रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ओनली, while only 6 states were represented in the Constituent Assembly in 1947 after the अच्छा। फिर क्या होता है जब माउंट बेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाता है कब जून 3 को, यानी कि इनमें गर्मी चढ़ गई थी जून 3 को 1947 में। तो फिर उसका 6 स्टेट जो थे वो हमें आके मिल गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो भी क्या हो गए थे? एक्सेप्ट हो गए थे। और फिर जो प्रिंसली स्टेट थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में ज्वाइन हुए थे। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमेन आल्सो टुक प्लेस इन द असेंबली। जो मुस्लिम लीग थे इंडियन डोमेन के, उनने भी क्या किया था?
पार्ट लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में। रिमेंबर दिस में याद करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो रिड्यूस हो गई थी आफ्टर द पार्टीशन। 299 मेंबर थे, 299 मेंबर। द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस टू, अच्छा मतलब 299 मेंबर्स रह गए थे आफ्टर द पार्टीशन, जिसमें कि 15 क्या थी, वो हमारी नारी शक्ति थी। और उन 15 के यहाँ पे नाम दिए हैं, जिसमें से मुझे बस एक सरोजिनी नायडू जी का नाम पता है, और हंसा मेहता, ये भी थोड़ा सुना सुना सा नाम है, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, पंजाबी थी हमारी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्कैर्नी। 226 मेंबर्स आउट, जो 299 मेंबर्स में से वो क्या थे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन, यानी कि इंडियन स्टेट के वो थे, मेंबर्स थे। ये इतना घुमा के ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन। जो 3 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविजन से आए हुए थे, और जो रिमेनिंग थे 7 वो प्रिंसली स्टेट के थे। ठीक है, अब देखते हैं चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि इसके एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो हम इसमें देखेंगे। पहली बात है सॉवरेन बॉडी, यानी कि जो असेंबली थी वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी थी, सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी थी, यानी कि इसके ऊपर कोई ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था। इंडिपेंडेंट बॉडी थी, इसने जो भी सिस्टम बनाए, जो भी लॉज बनाए, जो भी एक्ट्स बनाए, वो इंडिपेंडेंटली बनाए हैं, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। और वो जो भी लॉ थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना के दिया था, मतलब जितने भी एक्ट चार्टर, वो चाहे तो उसको बदल भी सकती थी अपने अकॉर्डिंग। सेकेंड है लेजिस्लेटिव बॉडी परफॉर्म, उसने 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए थे। एक था फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कर ही रही थी। दूसरा उसने क्या करते थे, इनेक्टेड ऑर्डिनरी लॉ फॉर द फ्री इंडिया, यानी कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो एकदम से हमारे पास कुछ लॉ होने चाहिए, वरना लोग आपस में लड़ेंगे। तो इसलिए क्या था, ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रही थी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा था उससे तक वो क्या कर रही थी, ऑर्डिनरी लॉ देश में ला रही थी, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया कैसे है, क्या थी, जिसको चेयर किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। ये क्या कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। और जब वही बॉडी लेजिस्लेटिव काम करती थी तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे या फिर जो चेयर कर रहे थे, प्रेसिडेंट इन द सेंस जो चेयर या जो चेयर रहते हैं या फिर हेडमैन होते हैं, वो कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ये जो काम होता है ये चलता है टिल 26 नवंबर 1949 तक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है। फाइनल स्ट्रेंथ क्या होती है, वो होती है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री, जो मुस्लिम लीग मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द पाकिस्तान डोमेन विड्रॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इनने लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, गुड़ गोबर, इन द सेंस इनने अपने पैर पीछे ले लिए, अपने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उससे ये लोग बाहर हो गए। और जो फाइनली अब जो फाइनल जो जितने लोग हैं वो कितने हैं, 389 मेंबर्स रह गए हैं। तो ये फाइनल स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो आ चुकी है 389 से 299, यानी कि ये फाइनल स्ट्रेंथ है भाई, इसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट, सारी टेढ़ी क्यों कर दी मैंने, हाँ ऐसे होगा, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट कर रही हूँ मैं भी। अरे ये मुड़ता नहीं है क्या, मुड़ तो जाना चाहिए, 1 मिनट गाइस, चलो ठीक है, हाथ में पकड़ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। फर्स्ट सेशन जो होता है वो बता दिया 13 दिसंबर को होता है 1946 में, जिसमें कि फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा वो काम जो होता है वो शुरू होता है। और उसके साथ हमारे आते हैं चाचा जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर, जिसका एम क्या होता है, इंडिया को पूरी तरह से सोवरन बनाना, रिपब्लिक बनाना और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना जिससे हम लोग फ्यूचर में अपनी कंट्री को गवर्न करेंगे। ये मेरी हिंदी को क्या हो गया। फिर रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जनरल प्रिंसिपल्स टू गाइड वर्क, मतलब इस रेजोल्यूशन क्या होता है कि एक जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी काम करेगी, जिसको अडेप्ट कर लिया जाता है जैन 22 1947 के अंदर, यानी कि 13 दिसंबर को लाया गया जैन 22 को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की गई है। मुझे लगता है बीच में तो भूल ही गए होंगे, अरे तुम भी तो कुछ लाए थे। बहरहाल कमिटी स्टेजेस एंड सेकेंड सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसमें क्या होता था, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेवरल कमिटीज़ वर एस्टैब्लिश, यानी कि जब फर्स्ट सेशन हुआ था तो काफ़ी सारी कमिटीज़ बनाई गई थी जिनका काम था अलग अलग काम करना और उसकी रिपोर्ट देना कमेटी के सामने। ये कमिटीज़ क्या करती हैं, अपनी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो सबमिट करती हैं अप्रैल और अगस्त के बीच में 1947 के। मीनवाइल जो कमेटी होती है सबमिटेड द रिपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके ऊपर डिस्कस करती हैं, उसकी जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसमें से जो चीज़ अच्छी उनको लगती है वो उस चीज़ को निकालती हैं। और दिस डेलिब्रेशन कंक्लूड ऑन 30 अगस्त 1947 को ये सारा डिस्कशन क्या होता है, ख़त्म होता है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमिटी और डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, इन द प्रीवियस स्टेजेस BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द मतलब BN जो राय थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे असेंबली के, वो प्रिपेयर करते हैं ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितनी भी रिपोर्ट्स थी उसके मदद से वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कंप्लीट हो जाता है नवंबर 1947 के अंदर। जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का 27 अक्टूबर 1947 में स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अलोंग विथ नोट्स, रिपोर्ट्स, मेमोरेंडा। After changes, the committee submitted its final draft to the President of the Constituent Assembly on 21 Feb 1948। यानी कि काफ़ी सारे ड्राफ्ट तैयार किए गए, उन ड्राफ्ट भी डिस्कशन किया गया, उन ड्राफ्ट को लेके वो डिबेट्स वगैरह हुई। फिर जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो 21 फरवरी को किया गया था और उसमें हमें फाइनली सब चीज़ों के बारे में पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा। पब्लिक सर्कुलेशन ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट क्या था, मतलब ऐसा नहीं था ये लोग खुद ही डिस्कस कर रहे थे, लोग पब्लिक के सामने भी ड्राफ्ट को रखते थे कि पब्लिक की अगर कुछ ऐसी डिमांड है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं ऐड होनी चाहिए, तो वो अपना ओपिनियन भी दे रही थी साइड बाय साइड। टू द आफ्टर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस वो सबमिट किया प्रेसिडेंट को। कौन से प्रेसिडेंट को, जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, उनको सबमिट किया गया, पब्लिश किया गया, सर्कुलेट किया गया लोगों के बीच में। जो उनके काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने क्रिटिक किया, उसकी आलोचना की, काफ़ी लोगों ने को सजेशन दिए, तो उन सबको क्या किया गया, स्क्रूटनाइज किया गया बाय स्पेशल कमेटी, जिसके अंदर मेंबर्स थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी इटसेल्फ। तो इन सब ने इनके जो कमेंट्स, क्रिटिक, सजेशन ये सब थे, इसको क्या किया, स्क्रूटनाइज किया। फिर डिबेट हुई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि प्रेजेंट किया गया था 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और उन्हें क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली के सामने कि भैया अब तुम इसकी जम के डिबेट करो, जम के इसका डिस्कशन करो।
फिर होती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस होता है, हर एक आर्टिकल के ऊपर, हर एक क्लॉज के ऊपर, हर एक सब क्लॉज के ऊपर। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ एक्सटेंसिव डिबेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट है, काफ़ी एक क्या अब बारीकी से उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो ये काफ़ी लंबी डिबेट थी, काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई होगी, जो कि लास्ट यानी कि जो कि रहती है 17 अक्टूबर 1949 तक। ड्यूरिंग इस स्टेज के दौरान क्या होता है, जब मेंबर्स होते हैं वो अमेंड कर रहे थे कोई प्रपोजल, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था या कुछ मॉडिफाई कर रहे थे, तो जैसे जैसे नीड्स हो रही थी वैसे वैसे वो लोग क्या कर रहे थे, अमेंड मॉडिफाई ये सब काम करते जा रहे थे। फिर आता है और एलिमिनेट कर रहे थे, अगर कुछ उनको एलिमिनेट करना था तो वो एलिमिनेट भी चल रहा था। फिर आता है रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिबेट होती है और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंक्लूड किया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा। मतलब अब उसको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें काफ़ी सारे टास्क होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेकिंग माइनर चेंजेस टू द लैंग्वेज वगैरह जो भी उन्हें करना होता है, रिमूव करना होता है क्लॉज वगैरह, वो सब उन्हें किया। फिर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबमिट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के 3 नवंबर 1949 को, जो कि सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में ऑन 14 नवंबर 1949 को, यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन। फिर थर्ड रीडिंग में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा जाता है। फिर और भी कोई डिबेट वगैरह होती हैं, वो सब डिबेट्स वगैरह होती हैं, और जो स्पीचेस होती हैं जो कि जनरल कमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मतलब अपने स्पीचेस के द्वारा बोल रहे थे ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सम मेंबर एक्सप्रेस देयर सेटिस्फेक्शन फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर रेस कंसर्न, मतलब कि कुछ लोग भाई एग्री होंगे, कुछ लोग डिसएग्री होंगे, मतलब जो भी चल रहा था वो सब कुछ इनेक्ट हुआ, सब कुछ डिस्कस हुआ, सब कुछ कराया गया कब, डिस्कशंस के द्वारा। फिर इनेक्ट और अडॉप्ट कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1949 को, जब थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोट करती है इन फेवर ऑफ मोशन प्रपोज बाय द अम्बेडकर इन प्रीवियस स्टेज। फिर फाइनल जो वर्जन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का साइन किया जाता है ऑन 24 जैन 1950 को, और वो कम यानी कि इफ़ेक्ट में आता है, यानी कि वो जब लागू होता है दैट डेट वॉज 26 जैन 1950। यहाँ पे रिमेंबर दिस में लिखा गया है, द मिनिस्टर्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन 19 नवंबर 2015 ये नोटिफाई करते हैं द डिसीज़न ऑफ गवर्नमेंट कि 26 नवंबर एवरी ईयर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा, जिसको हम लोग प्रमोट करेंगे एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ अमॉन्ग सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो वैल्यूज़ बढ़ानी चाहिए वो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी को हमारा होता है रिपब्लिक डे, पर 26 नवंबर को हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कैसे उन्होंने काम किया, बेसिकली जो थर्ड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि होती है 13 दिसंबर 1946 में, तो जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उधर पास कर मतलब लाते हैं असेंबली के सामने, जिसके अंदर फिलोसॉफी लिखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के, यानी कि कैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह लिखे थे। तो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक विद द पावर ड्रन, यानी कि इंडिया का है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसकी जो पावर है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करता है। इंडियन यूनियन के अंदर टेरिटरीज आ जाती है जो ब्रिटिश इंडिया की थी, और टेरिटरी जो भी इंडिया अगर अपनी नई टेरिटरी फॉर्म कर रहा है वो सब इंडिया के अंदर आती है। आउटसाइड अगर वो कोई ऐसी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तो वो भी किसके अंदर आ जाती है, ब्रिटिश इंडियन यूनियन के अंदर आ जाती है। जितनी भी जितनी भी टेरिटरी इंडिया फॉर्म कर रहा है वो ऑटोनोमस यूनिट है, उसकी जो पावर है, उसके जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट की, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेफ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। एक्सेप्ट सच पावर एंड फंक्शंस आर वेस्टेड और साइन ऑन द यूनियन।
हाँ, नेक्स्ट जो प्रोविज़न है, ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आर ड्राइव फ्रॉम द पीपल, यानी कि जो भी पावर है वो कहाँ से ली जाएगी, वो लोगों द्वारा ली जाएगी। जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर शैल बी ग्रांटेड, उनको सिक्योर किया जाएगा बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस से। इक्वल स्टेटस दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, हर कोई बराबर होगा लॉ के सामने। उनके पास फ्रीडम होगी अपने थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन करने की, सब्जेक्ट टू लॉ और पब्लिक मोरालिटी की। एडुकेट सेफगार्ड्स शेल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनको एडुकेट सेफ्टी दी जाएगी। जो बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको, डिप्रेस क्लास है, ओबीसीज हैं, सबको। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट ऑफ ऑन लैंड सी, यानी कि जो लैंड है, सी है, एयर है, हवा है, वो उस पर हर किसी का राइट है, कोई उसको अपना नहीं बता सकता। और मेंटेन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। India will make it full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind, यानी कि इंडिया क्या करता है, वो अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, कि विदेश में क्या, पूरे देश में शांति बनी रहे और मानवता का अधिकार सबके पास हो। फिर आते हैं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अपार्ट फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने और क्या फंक्शंस परफॉर्म किए हैं। पहला किया है इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने क्या किया, फंक्शंस परफॉर्म किए। पहले जो ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो जीवी मावलंकर सर जी थे। दूसरा, अपनी मेंबरशिप साबित करी उनने कॉमनवेल्थ में कब, मई 1949 को। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जुलाई 22 को। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जनवरी 24 को। और जो फर्स्ट इलेक्शन इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये कंटिन्यू करते हैं अपना फंक्शन एज अ पार्लियामेंट जब तक हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता और फर्स्ट पार्लियामेंट नहीं बन जाती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब आते हैं कमिटीज़। काफ़ी सारी कमिटीज़ थी, कुछ मेजर थी, कुछ माइनर थी। तो बेसिकली मेजर कमिटीज़ को आपको याद रखना पड़ता है, माइनर्स काफ़ी सारी थी इसलिए कोई ज़्यादा याद रखता है नहीं। 8 मेजर कमेटी थी। यूनियन पावर कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जितनी भी कमेटीज़ है यूनियन स्टेट की, इसको कौन हेड कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविजनल कमेटी थी, वो सरदार पटेल जी को दी थी, तभी तो उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। ड्राफ्टिंग कमेटी बच्चा जानता है, अम्बेडकर जी। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया, इन सब को हेड कर रहे थे सरदार पटेल जी। इसमें कुछ सब कमेटी आती है जो कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी होती है, जिसको जेवी कृपलानी जी हेड कर रहे थे। माइनॉरिटी कमेटी को एससी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया और आसाम का। एक्सक्लूडेड एरिया जिसकी कमेटी को हेड कर रहे थे गोपीनाथ बरदोली। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया जो है उसको हेड कर रहे थे एवी ठाकर। और रूल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी उसको हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। और स्टेयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। इन दोनों कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, हमारे राजेंद्र सर। माइनॉरिटीज़ कमेटी हैं काफ़ी सारी, जैसे कि कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको जेवी मावलंकर। बिजनेस कमेटी को केएम मुंशी। हाउस कमेटी को पट्टाभाई सीतारमैया। एड हॉक कमेटी को जो कि नेशनल फ्लैग पे थी उसको राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को एग्जामिन कर रही थी वो थी जवाहरलाल नेहरू के अंदर। क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। फाइनेंस कमेटी स्टाफ कमेटी जो थी राजेंद्र प्रसाद के अंदर। प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन। कमेटी ऑन एग्जामिन इफेक्ट ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये आप पढ़ रहे हैं यार, ये बहुत ज़्यादा ही है।
तो ये आप पढ़ लेना किस किस कमेटी को कौन कौन हेड कर रहा था। बेसिकली जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, वो थे चेयरमैन पहले तो अंबेडकर, एन गोपाल अयंगर, सैयद अहमद सऊदुल्ला, अली कृष्ण अयंगर, के एम मुंशी, एन माधव राव जो कि सब्सिट्यूट थे के एल मित्तर के, जो कि रिज़ाइन कर देते हैं हेल्थ इशू की वजह से, डीपी खेतान जो कि सब्सिट्यूट यानी कि आए थे, टीटी कृष्णमाचारी जिनका निधन हो गया था उनकी जगह। बेसिकली 141 डेज़ में ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इनेक्टमेंट यानी कि जब इनेक्टमेंट हुए थे तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ आर्टिकल्स क्या कर दिए थे हमने, अलाउड कर दिए थे, वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, ये देख लेना है यार, ये मतलब ये जो फैक्ट्स हैं इनका मैं क्या ही पढ़ाऊँ। तो क्यों हमने वो डेट सेलेक्ट की थी, क्योंकि क्या होता है, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था नेहरू जी ने लाहौर सेशन में, कब, 26 जनवरी को। इसलिए जो फोर्स ऑफ मतलब लागू करने, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू करेंगे, ये 26 जनवरी को हो जाता है। एक्सपर्ट कमेटी देख लेना, उनके कंट्रीब्यूशन देख लेना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट वाज अ क्रिटिसिज्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वो क्या था, वो ये था, पहला तो उनको कहा गया था वो एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव, एक मिनट रुक जाओ गाइस, नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। वो कैसे, वो ऐसे कि क्योंकि वो कह रहे थे कि जो रिप्रेजेंटेशन था वो डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्ट था ना, तो इसलिए क्या था, एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, यानी कि उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो इनडायरेक्ट था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होना चाहिए था। नॉट सॉवरेन, ऐसे रखूँ क्या, तो मुझे ना यार एंगल ही बनाने में बहुत टाइम लगेगा, हाँ ठीक है। नॉट सॉवरेन यानी कि सॉवरेन नहीं थी बॉडी, वो कैसी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था उसके बाद या फिर उसकी मदद से उसके बाद ही हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, इसलिए वो सॉवरेन नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था 4 महीने में बन गया था और हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफ़ी ज़्यादा लंबा था। जो कांग्रेस थी उसकी डोमिनेशन ज़्यादा थी, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो असेंबली थी, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया, क्योंकि जो पूरी असेंबली थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के लोग थे और उन्हीं लोग ने इंडिया बनाया, तो इसलिए जो ग्रैनविन ऑस्टिन थे उन्हें ये कहा गया। लॉयर्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन था, पॉलिटिशियन था, इसलिए जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है वो भी काफ़ी ज़्यादा लीगल है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। हिंदू डोमिनेंट ज़्यादा था, भाई मुस्लिम तो खुद ही भाग गए थे, तो इसमें हमारे हिंदू क्या करेंगे, उन्होंने तो खुद ही ना क्विट किया था ना, ये तो बेकार का ही क्रिटिक है। मोर देन 70, इतने क्रिटिक के बाद भी 70 साल से ज़्यादा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो अभी तक चल रहा है। जो हमारे फोर फादर एक विज़न दे के गए थे हमारी कंट्री को, मतलब ऐसा नहीं था वो लोग उसी टाइम की सोच रहे थे, वो काफ़ी लंबे समय तक की सोच के चल रहे थे और इसका नतीजा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक है। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या गया था, लिखा गया था, ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया था। ड्यू टू द ऑफिशियल ट्रांसलेशन द कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा गया, जो कि पार्लियामेंट ने इनेक्टेड किया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू, जिसमें आर्टिकल इंसर्टेड किया गया 394 का ए पार्ट 10 2022 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू पब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, मतलब इन सब प्रोविजन को ऐड किया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको हिंदी लैंग्वेज में भी क्या किया जाए, इनेक्ट किया जाए। एवरी चेंजेस अमेंडमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 58th अमेंडमेंट शैल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी लैंग्वेज, तो ये हो ही गया। सेम मीनिंग है जैसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसका हिंदी का जो टेक्स्ट वर्जन अगर ट्रांसलेट किया था उसका भी सेम मीनिंग है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एलिफेंट ये क्या था, सिंबल था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सर्बियन राव वाज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर AVR अयंगर, AR गिर जाता है। AVR अयंगर क्या थे, सेक्रेटरी थे किसके, असेंबली के। SN मुखर्जी जो हैं मतलब थे, वो क्या थे, चीफ क्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। नंदलाल बोस, व्यवहार राम मोहन हार सिन्हा, ये ओरिजिनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्यूटीफुली क्राफ्टेड और डेकोरेट किया गया है, वो इनके द्वारा किया गया है। वसंत कृष्णन वैद्या ये कैलीग्राफर है, हिंदी वर्जन में जो लिखा गया था उसमें। क्या है, स्टेट वाइज जो रिप्रेजेंटेशन था वो मद्रास को 49 था, बॉम्बे को 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंस 55, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, सेंट्रल प्रोविंस बेरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मेरवार 1 और कुर्ग 1। इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट। So that's all for this video, and here we are completed our chapter, a beautiful chapter जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। So thank you for watching this video. In other videos we are discussing more chapters. Thank you for watching this video.